नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषणतम शहरों में देश में अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वजह उसकी ये कि भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के प्रदूषणतम शहरों में एक है। जितना वायु प्रदूषण दिल्ली में है, उतना दुनिया के गरीब से गरीब देश में नहीं है, और अमीर देशों का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर अमीर देशों की बात करें तो अमेरिका के जो शहर हैं वहाँ 60-70 से अधिक वायु प्रदूषण नहीं है। अगर हम गरीब देशों की बात करें तो बगदाद तक में, इराक की राजधानी जो बगदाद है, वहाँ भी जो वायु प्रदूषण है वो 180 से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे बहुत बेहतर है, वो भी 150 और 150 160 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें दिल्ली के बाद, तो भोपाल में भी हालत बहुत ख़राब है। वजह पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी जो वायु प्रदूषण का लेवल है वो भी 250-300 के पार जा रहा है। और वो तब जा रहा है जब प्रदूषण का जो मापक यंत्र लगा हुआ है उसके आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है, तब जाकर ये स्थिति है। पानी का छिड़काव जहाँ नहीं हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग वो बताते हैं कि भोपाल का वायु प्रदूषण भी 400 के ऊपर है और दिल्ली का वायु प्रदूषण 600-700 को छू रहा है। यानी वहाँ की स्थिति जानलेवा नहीं है, जान ही लेने वाली है। मैं चर्चा की शुरुआत में नहीं, लेकिन बीच में ज़रूर एक चीज़ जोड़ूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब वो दिल्ली से वापस अमेरिका गए, तब उनकी स्थिति क्या थी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे पास जूम पर जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से श्री नागेंद्र सिंह परमार जी, और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्हें हम ये भी कहते हैं कि वो अर्बन एक्सपर्ट भी हैं, क्लाइमेट चेंज की जो चिंता करने वाले श्री प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हमारे साथ जल्दी से जूम पर जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करेंगे, क्योंकि दिल्ली सबसे खतरनाक है। वो इसलिए भी खतरनाक है कि एक समय दिल्ली को अपराधों की राजधानी कहा गया था। वहाँ पर बहुत बलात्कार हो रहे थे। देश का सबसे बहुचर्चित बलात्कार कांड निर्भया वहाँ हुआ था। उसके बाद आए दिन वहाँ इस तरह की घटनाएं होती थी, गोली कांड होता था, जिसे हम कहते थे कि माफियागिरी होती थी। लेकिन अब वो सब पीछे छूट गए हैं। हम प्रदूषण में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में, और सांस लेने की भी वहाँ दिक्कत है। दम घोंटू माहौल है। हम कह सकते हैं कि अघोषित रूप से वहाँ एक तरह से कोरोना है। आप सांस लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और वो सांस में जो कण जाएंगे वो आपके खून में भी जाएंगे, फिर आपके हार्ट को डैमेज करेंगे, लंग्स को भी करेंगे, और पूरे शरीर को। आपकी राय, दिल्ली के प्रदूषण में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और कितना जीवन आपको खतरे में दिखता है? राघवेंद्र जी, देखिए, ना केवल दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के 100-150 किलोमीटर दूर तक की भी स्थिति इस समय ज्यादा अच्छी नहीं है। और मुख्य रूप से दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो स्थिति बहुत भयावह है। और ये कुछ सिर्फ इस साल की नहीं है, पिछले 8-10 सालों से ये लगातार होता रहा है। और आप इसे ये मानिए कि प्रकृति, पर्यावरण और विकास के बीच का जो एक संतुलन था, वो सरकारें भी कायम करने में विफल रही है। और सिर्फ एक सरकारों की जिम्मेवारी के साथ हम इस मसले को छोटा नहीं कर लेंगे, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन उसके साथ हर एक व्यक्ति की जो जिम्मेवारी बनती है उसमें वो पूरी तरीके से विफल रहा है। नागेंद्र जी, आपने कहा कि पिछले 8-10 सालों से है, तो फिर तो राहुल जी के लिए आपने एक मुद्दा दे दिया कि जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब से दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली का पर्यावरण बहुत ही खतरनाक हो गया है जी। राघवेंद्र जी, 8-10 साल से इसलिए कि हम 250, 300, 200, 250 को तो AQI को मानते ही नहीं है ना कुछ। अगर जी 60, 40 और 100 का आंकड़ा लेके चले तो ये 15-20 सालों की बात हो जाती है, जी बहुत आगे पीछे तक जाती है ये कहने के जी लिए। और मैंने ये कहा ना कि सरकारों की इसमें बड़ी विफलता है, लेकिन सिर्फ सरकारों की अपनी विफलता को मैं इसे नहीं मानता। इसमें हर एक व्यक्ति का अपना, मैं योगदान शब्द यूज करूंगा कि वो योगदान रहा है करने के लिए। देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले 30-40 सालों में हमने, ये जो एक पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने अपने सुखों की चाह में, संपन्न होने की चाह में, अधिकाधिक धन कमाने की चाह में और विकास की चाह में पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे जल को, जंगल को, जमीन को और विकास और प्रकृति को जो समन्वय बना के रखा पिछली पीढ़ियों ने, उसको हमने तार तार कर दिया, जिसका परिणाम आज हमें भयावह स्थिति में दिखाई देता है।
और सबसे अजीब बात ये है, देखिए कि आज 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने इस पे जांच करी थी, शोध किया था कि क्यों ये इतना पोल्यूशन होता है। तो उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के 40% के करीब कारणों का तो पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है। अब आप ये देखिए, इसमें पराली और पटाखे जैसी बातों का है, वो भी इसमें कारण बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ गरीब की बहू कहूंगा मैं उसे, गरीब की बहू मात्र वो अलग है। हालात इतने बुरे हैं कि हमने कोरोना को तो बहुत बड़ी आपदा माना। आप ये देखिए ना कि इस वायु प्रदूषण के चलते सारे देश में 6.5 से 7 लाख लोग प्रति वर्ष अपनी जान गंवा बैठते, ब्रोंकाइटिस के चलते, फेफड़ों के कैंसर के चलते और अस्थमा के चलते। और सरकारों का हाल ये है कि सरकार इस पे जागने और चेतने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो भी उपाय वो करती है वो ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। और सरकार का तो सीधा सा जो कर रही है वो उस बच्चे की तरह जो सारे साल पढ़ाई तो बहुत करता है, खूब पढ़ाई करता है और दिखता भी पढ़ाई करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो वो फेल हो जाता है। तो सरकार तो इस स्थिति में, और इसी तरह प्रति व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी निभाने में भी विफल रहा है, क्योंकि हमने जमीन में उगाए जाने वाले नीम, पीपल, बड़, शीशम जैसे पेड़ों को छोड़कर हमने कुछ समय तक पूर्व तक गमले में पेड़ उगाने शुरू कर दिए और पर्यावरण के कर्तव्यों की तीसरी कर ली। और आज स्थिति ये कि हम प्लास्टिक और आर्टिफिशियल प्लांटों को अपने घर के अंदर छोटे छोटे पॉट्स में लगा के हम अपनी पर्यावरण और प्रकृति संतुलन की जो जिम्मेवारी है उसका इतिश्री कर लेते हैं कर्तव्यों की हालत। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस नकलीपन से जीवन चलने वाला नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली का औद्योगिकरण बेतहाशा हुआ। दिल्ली के आसपास एनसीआर की बात करें, फिर आप हरियाणा तक आ जाइए, इधर फिर हम जयपुर तक की बात करेंगे, लेकिन वो फिर लंबी बात हो जाएगी। सवाल यह है कि हम जहरीले तो हैं ही, हमारे शहर भी अब जहरीले हो रहे हैं। हमारे कामकाज, बातचीत का भी जो अंदाज़ है वो बड़ा विषैला है। हम किसी को अगर कोबरा काटेगा तो शायद वो बच जाएगा, लेकिन अगर आदमी के वचन लगेंगे तो वो जरूर निपट जाएगा। मेरे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं सौरभ जी। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। सौरभ जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उनसे हमारा संपर्क लगता है जैसे जुड़ेगा मैं उनके पास लौटूंगा वापस। लेकिन राठी जी, आप इसकी चिंता सड़क से संसद तक के मुद्दों पर करते हैं कि किस तरह से पेड़ों को बचाया जाए, किस तरह से पहाड़ों को बचाया जाए। सड़कें बन रही हैं तो पहाड़ तो कटेंगे। हम ऐसी कोई तकनीक नहीं ला पा रहे हैं कि अब गिट्टियों के बजाय प्लास्टिक से सड़कें बने। अगर बनती है तो फिर टायर कंपनी वाले विरोध करते हैं कि हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। पेड़ पौधे लगाने के लिए लोग कहते हैं कि सड़कें बनेंगी तो पेड़ कटेंगे। पेड़ों की शिफ्टिंग का एक शगुफा आया कि साहब पेड़ों को काट कर हम जड़ से निकालेंगे और शिफ्ट कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि 1000 पेड़ में से कोई एक आध पेड़ भी बचा होगा ऐसे। तो ये सारे चोचले हैं जो सरकार करती है, जो पर्यावरण के जानने वाले करते हैं, लेकिन इससे नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। और कम से कम भोपाल के लोग, दिल्ली के लोग और भारत के लोग की हम बात करें, आपके पास बहुत सारे आंकड़े जरूर साझा करिए कि वाशिंगटन में कितना है, न्यूयॉर्क में कितना है, लंदन में कितना है, सिडनी में कितना है, फिर हांगकांग में कितना है, बीजिंग में कितना ये वायु प्रदूषण है। और भारत का कोई भी शहर जो मुझे लगता है कि संभागीय स्तर का होगा, उसका प्रदूषण का लेवल भी, वायु प्रदूषण का लेवल भी 200 से ऊपर ही होगा। और दुनिया के ऐसे बड़े शहर जो औद्योगिक क्रांति के लिए मशहूर है, चीन की हम बात करें, वहाँ के बड़े से बड़े शहर भी शायद 150 के आसपास होंगे। आपकी राय? बिल्कुल, आपने एक बहुत गंभीर विषय को किसी प्रादेशिक चैनल पे ऐसा विषय आना, यह IND24 की खूबी है कि बहुत अच्छे अच्छे विषय, जनहितैषी विषयों को आप रखते हैं। तो इसके लिए IND24 को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार। और साथ में सौरभ जी जुड़ गए, उनको भी धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के विषयों पर चर्चा करने के लिए वो भी एक मजबूत कड़ी है, जिस वजह से हम इस तरह की चीज़ों को जनता के सामने लाने का प्रयास करते रहते हैं। सौरभ जी, आपको भी बधाई, राठी जी की तरफ से भी और IND24 की तरफ से भी। मैं लौटूंगा, पहले राठी जी की बात हो जाए पूरी। अब आप जैसे वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली की तरफ जो है एक वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ वो है जो थर्मल से हमारी बिजली उत्पन्न होती है, उसके कारण वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। जब हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में लोकल जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, जिसपे बाकायदा हरा कपड़ा बन के फाउंटेन वहाँ लगना चाहिए कि उसका धूल हवा में ना उड़े, तो वो वहाँ पर नहीं होता है। गाड़ियों का कोई हमारे पास एक मतलब कैसे प्रबंधन प्रॉपर किया जाए उसका कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लेवल पे हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट
हमारे यहाँ नदारद है, ना पब्लिक की मानसिकता में है ना सरकार की मानसिकता में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत प्रेफरेंस लोगों का नहीं है। इसके अलावा हम जब भोपाल की और बात करें तो यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं नापने के लिए, उनको भी इतने समझदारी और तकनीकी रूप से चयन किया गया है जगहों का, जिसके आसपास बहुत खुली जगह है। मतलब सबसे पहले जो पानी का जल छिड़काव है वो तो उसके अतिरिक्त है। जैसे आप शाहपुरा पे मशीन लगी है, वो पर्यावरण परिसर है, प्रदूषण विभाग का स्टेट से लेकर जिले तक का ऑफिस उसी में है। अब उसमें लगी, उसमें एक तरफ तालाब है, पर्यावरण परिसर का अपने आप में एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, सामने होटल मैनेजमेंट और सरकारी मकानों का बड़ा घनत्व हरापन है। वहां उनने मशीन लगाई, वो मशीन की रेंज है आधा किलोमीटर, जिसको सरकार 2 किलोमीटर की बात करती है। उस आधा किलोमीटर रेंज में बहुत अच्छी हरियाली, पानी, जल स्रोत, सारी चीजें। तो हम बात करेंगे तो वहां पर अगर 200-250 दिखाता है, उसके ऊपर नगर निगम का जल छिड़काव का अमला उसी पे लगा है, जल छिड़कने मशीन पे डालता है पानी, जैसे आग बुझाते हैं तो प्रदूषण बुझाता है वो, तो भी वो आंकड़ा 200 से नीचे नहीं हो पा रहा। वैसी कलेक्ट्रेट परिसर में लगी है जहां आसपास पूरा खुला क्षेत्र है, और तीसरी मशीन लगी टीटी नगर थाने में, उसके भी आप पीछे देखेंगे तो स्टेडियम और उसके कारण वहां काफी खाली जगह है। जबकि मशीनें लगनी थी हमीदिया रोड पे, मशीन लगनी थी एमपी नगर में, मशीन लगनी चाहिए थी न्यू मार्केट के बाजार में, तो वहां नहीं लगाई उन्होंने क्योंकि वहां प्रदूषण ज्यादा आ जाएगा। तो हमें आंकड़े कैसे हम कर पाए कम, तो ये सरकार की समझदारी है। रही बात जो आंकड़ों की, तो वर्ल्ड WHO तो 2.5 जो सबसे बारीक कण है, जो तो सांस के माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे आपको अगर कोई पेट्रोल किसी को देना है तो मीटर में मशीन में गड़बड़ कर दीजिए तो कम जाएगा लेकिन वो ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ सर ये तो बेईमानी है, चोरी है कि आप उसमें ऐसा धंधा कर रहे हैं कि अपने हिसाब से आंकड़े बना रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल, मतलब मशीन का मैंने बताया चुनाव जो जगह का किया गया वो भी बहुत समझदारी से किया गया। 2.5 जो सांसों के द्वारा अंदर जाके रुक जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक है, उससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 का उसका जो भी मात्रा है वो 5 रीडिंग आती है उसकी। और जो विकसित शहर है अमेरिका वगैरह देखते हैं तो हम वो 50-60 के आसपास जाती हैं, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट हो जाती है एक ढंग से। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कोई शहर ऐसा होगा कि 100-150 से कम जाता होगा, कम से कम बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा तो 600-800 तक जाता है, भोपाल लगभग 300-400 तक जाता है। रही बात पराली की कही, तो कुछ पराली का कारण भी हो जाता है, दिवाली और 11 पे फटाका एक उसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। अभी 1 तारीख को न्यू ईयर में भी फटाका एक महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। तो ये सब हम मानव निर्मित ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो सरकार इन सब चीजों में बहुत ही लापरवाह है। जनता की जो भागीदारी है उसका बात की हिस्सा है। पहले सरकार चूंकि मेजर स्टेक होल्डर है, सरकार की भागीदारी उसमें शून्य है। वो जल छिड़काव से कहीं भी प्रदूषण कम नहीं होगा, लेकिन जबरन जल छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन राठे जी, जो आपका मुख्य मुद्दा है मैं उसकी याद दिला दूं कि अभी हाल में भोपाल में जो एक अयोध्या बाईपास भोपाल की टाउनशिप है, वहाँ 16-17 हज़ार पेड़ अभी काटे जा रहे हैं सड़क बनाने के लिए। तो हम पेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं तो वो सिर्फ रस्मी तौर पे लगा रहे हैं। और जो 100-100 साल के वृक्ष हैं, अगर वो हर एक सड़क बनने में कटेंगे तो फिर प्रदूषण को तो हम निमंत्रित कर रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा रहा है कि आइए और हमको हमारी हवा को जहरीला बनाइए। जी देखिए, इसमें बहुत छोटा सा मेरा कहना रहता है कि जो सरकार का प्रबंधन, जो संविधान में प्रबंधन दिया है, सबसे पहले न्याय करने की, कानूनी व्यवस्था सही रखने की जो काम है, तो वो सारा सरकार के ऊपर होता है। इस देश में सरकार सबसे ज्यादा इस मामले में निकम्मी साबित होती है, इसलिए जनता को न्यायालय जाना पड़ता है। जैसा आपने वृक्षों की बात की, तो पिछले 20 साल से शहर में बहुत वृक्ष कटे, बहुत विकास हुआ, लेकिन उन वृक्षों के बदले वृक्ष कहीं लगाए नहीं गए। यहां तक कि विधानसभा परिसर में हाल ही में 250 पेड़ ट्रांसप्लांट के नाम से उखाड़ना चालू कर दिए गए। अभी जब मामला न्यायालय में पहुंचा और सुमोटो पिटीशन में पहुंचा, तो न्यायालय ने जब गंभीरता दिखाई, तो अब जो 12,000 पेड़ काटने की या 8,000 पेड़ काटने की अनुमति जारी कर दी उनने कल परसों में, तो उसमें जरूर उन्होंने लिखा कि इनको कहीं जमीन भी देंगे, उस जमीन पे 12,000 का 10 गुना पेड़ लग जाएंगे, इसके पहले 4 गुना लगते थे। अब ये सारी चीजें इतनी दिखावटी होगी। और उनका ये कहना है कि मतलब हास्यास्पद सोचिए आप कि उनका कहना है कि वृक्ष लगने से 2029 में, यानी 4 साल बाद, जो छोटा वृक्ष लगेगा 4 साल में इतना अच्छा हो जाएगा कि उस एरिया का AQI को ठीक कर देगा। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें, लेकिन
मैं सौरभ जी के पास आ रहा हूँ। सौरभ जी, हजारों किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें, देश में तो लाखों किलोमीटर सड़क बन गई होगी और करोड़ों वृक्ष कट गए। उन वृक्षों की अगर उम्र कहेंगे तो 50 साल से कम के शायद ही कोई वृक्ष हो जो हाईवे पर, हाईवे बनने के कारण वो काटे गए। उसके बदले में कागज पर भले ही लगा दिए गए हों 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ये हकीकत से बहुत दूर है। इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। मैंने कहा था कि पहले आदमी की जुबान जहरीली होती थी, अब हवा जहरीली हो रही है, अब शहर जहरीले हो रहे हैं और देश की राजधानी भी जहरीली हो गई है। दिल्ली की हम बात करें, हमारे साथ नागेंद्र जी ने अभी साझा किया है कि वहाँ किस तरह से 80% के करीब लोग बीमार हैं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस में जो काम हो रहा है वो घर से काम किया जा रहा है। तो हालात बहुत विकट है और डराने वाले हैं। आपकी राय? सबसे पहले आपको और आपके श्रोताओं को मेरा नमन। ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका मुद्दा है, सबका मुद्दा लगभग बन ही गया है और तमाम आंकड़े हमें यही बता रहे हैं। हाल फिलहाल में सबसे बड़ी और इसमें गौर करने की बात यह भी है कि आपके भारत देश के 80 पद्म विभूषित जो डॉक्टर हैं, जो पद्मश्री या पद्म विभूषण, पद्म भूषण से नवाजे गए डॉक्टर्स हैं, उनमें से 80 डॉक्टर्स ने, लगभग सभी डॉक्टर्स ने हम सबको चेताया है, सरकार के सामने एक अपील रखी है, अर्जेंट अपील रखी है कि एयर पोल्यूशन का मुद्दा जो प्रदूषण से तो रिलेटेड है ही, पर इसमें सारी तमाम चीजें आती हैं जो समाज से, सामाजिक कर्तव्य से जुड़ी हुई हैं और हमारी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हमें चेताया है कि इसको एक अर्जेंट नेशनल इमरजेंसी की तरह इस प्रॉब्लम को, इस समस्या के साथ को निपटाया जाए, निपटारा हो। और इस समस्या के इतने सारे पहलू हैं कि इनका एक किसी साइलोड अप्रोच, जिसको हम साइलोड अप्रोच कहते हैं, कि सिर्फ एक पहलू उसका पकड़ना इम्पॉसिबल है, उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के तौर से मैं आपके सामने 2-4 आंकड़े रखता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो गवर्नमेंट ने काफी, आई थिंक हम सब जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग विज्ञान से, वैज्ञानिक तर्क से इसमें जुड़े हैं, वो सब काफी हैरान थे जब गवर्नमेंट ने लैंसेट जैसी जर्नल की रिपोर्ट को नकार दिया और कहा कि लैंसेट की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। जबकि लैंसेट की जो रिपोर्ट है, जिसमें 17 लाख लोगों के मारे जाने की, 15 लाख से ऊपर मृत्युएं हुई हैं एक्स्ट्रा, जो एयर पोल्यूशन से, जो वायु प्रदूषण से लिंक्ड हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमने इसको पहले भी इस प्रोग्राम पर कई बार उठाया है। इनफैक्ट जिस दिन लैंसेट की रिपोर्ट निकली थी, उसके अगले दिन ही हमने इस कार्यक्रम में उसका जिक्र किया था। और उसके साथ बहुत सारी और दिक्कत देने वाले आंकड़े हैं। फॉर इंस्टेंस, पिछले 10 साल में जब से मॉनिटरिंग शुरू हुई है, आपको जान के हैरानी होगी कि 38% बढ़ोतरी हुई है इन आंकड़ों में। इसका अगर अनुमान आगे ले चलें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले 10 साल में कितनी और अननेसेसरी रिस्क है, इसको अगर हम सही तरीके से एड्रेस ना करें। आपको यह भी जान के हैरानी होगी कि वही मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लगभग 4 लाख बच्चों की जान गई है, डायरेक्टली एयर पोल्यूशन से लिंक्ड हैं। और सिर्फ अस्थमा और सांस लेने की बीमारियां ही नहीं, बल्कि आपके ऑर्गन फेलियर इससे लिंक हो चुके हैं, एंडोक्रिनल सिस्टम इससे लिंक्ड है, उसकी फेलियर इससे लिंक्ड है, कैंसर इससे लिंक्ड है, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, और जो मस्तिष्क का आघात होता है उसमें 40% के जो केस हैं लगभग, वो वायु प्रदूषण के माने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इतना विशाल, और 70% आपकी आबादी इससे ग्रसित है, जो साफ हवा का सांस नहीं ले पा रही है। 70%, 140 करोड़ जनसंख्या में। तो इसका मतलब आप देखिए, आप प्रिविलेज हैं, आप
मास्क लगाते हैं, आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, तो ये भी एक तरह की हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जो व्यवस्था है वो न्याय कैसे देती है, और इसका एक न्यायिक रूप है, न्यायिक इसकी एक पहलू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कई लोग ये मानते हैं कि न्याय देना मतलब कोर्ट्स की प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा या हाई कोर्ट न्याय देगा। तो इसमें मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि न्याय हर व्यक्ति को हर समय मिलना चाहिए, और ना मिलने पर कोर्ट्स पे जाना या कोर्ट्स में आप जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा ऐसा सौरभ नहीं है। जी। दरअसल ये जो सारा मामला है कि जो पूरा लबोलाब है देश का जो सीन है, वो मैंने कहा था कि बहुत डराने वाला है। इसमें मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। अगर दुनिया में के बड़े बड़े शहरों में ये AQI लेवल 50, 60, 70, 80 या 150 तक है, और भारत में अगर ये 600, 700 जा रहा है, 400 जा रहा है सरकारी आंकड़े के हिसाब से भी, तो ये जानलेवा है। और इसमें मेडिकल इमरजेंसी लाकर जो कुछ हो सकता है वो करने की तत्काल में जरूरत है। क्योंकि दिल्ली बताती है, नागेंद्र जी, दिल्ली के आंकड़े साफ बताते हैं, स्कूल कॉलेज अगर बंद कर दिए गए हैं तो अंदाज लगा सकते हैं कि हालत कितनी भयावह है। ऑफिस में अगर लोग नहीं जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ये भी लगता है कि अब इसके बाद क्या लोग सड़कों पर निकलना बंद कर देंगे या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे सड़कों पर? क्योंकि हालत तो वैसी बन रहे हैं कि आप मास्क लगाने से काम चलेगा नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे छोटे लेके जाने पड़ेंगे जो पीठ पे बंधे होंगे, और फिर लोग सड़कों पर काम करेंगे। ये स्थिति बन चुकी है। हम इसको माने या ना माने, आपकी इस पर टिप्पणी। नागेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नागेंद्र जी से ऑडियो कनेक्शन लगता गड़बड़ हो गया है। ये सब भी हम मानते हैं कि प्रदूषण की वजह से सब सिस्टम गड़बड़ हो रहे हैं, सुनने के भी, सुनाने के भी, सब चीज़ों के। राठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है देश में। जो स्थिति नागेंद्र जी ने बताई, आपने जो आंकड़े बताया, जो सौरभ जी ने चिंता व्यक्त की है कि अब मामला पानी सर के ऊपर निकल रहा है। जी देखिए, मेडिकल इमरजेंसी तो आदमी जब बीमार पड़ेगा तो उसके इलाज की जरूरत है। यहाँ इमरजेंसी है सरकार को अपनी नीयत साफ करने की, सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों को नीयत साफ करने की। भारत सरकार द्वारा एनकेप के 8 शहर मध्य प्रदेश में चुने गए हैं जिन पे एनकेप से फंड आता है। उस फंड का उपयोग आप समझेंगे क्या होता है? उस फंड का उपयोग ये किया जाता है कि सब रोड पे धूल उड़ती है, उसके सामने बाजू में पेवर लगा दें। अरे भाई, पेवर लगा दोगे तो ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, तो उसको पक्का कर दें क्योंकि धूल ना उड़े। स्वीपिंग मशीन आ गई। स्वीपिंग मशीन कहाँ चल रही है साहब? तो जंगलों में चल रही है, शहर में नहीं चलती, क्योंकि इतनी बड़ी है कि घूम नहीं पाएगी। और भोपाल नगर निगम तो एक और नया नवाचार करना चाहता है। जो कचरा उठाने आपकी गाड़ी आती है, उसमें 250 लीटर की टंकी लगा के पानी का छिड़काव करेंगे। क्या इस सब चीजों से वायु प्रदूषण पे कोई नियंत्रण होगा? ये सरकार का जो पैसा भारत सरकार नियंत्रण करने के लिए भेज रही है, बिल्कुल, उसको खत्म करना, खराब करना, और कैसे बर्बाद करके उसमें जो भी उन्हें कमीशन होता है नहीं होता उस पर लग जाता है। राठी जी, नागेंद्र जी से हमारा संपर्क होगा। नागेंद्र जी, अब समय समाप्ति की तरफ है, आपकी जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। मैंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी एकदम से घरों में गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लेकिन हालात इतनी खतरनाक है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए। अब इससे ज्यादा क्या होगा? इसको अगर आप मेडिकल इमरजेंसी नहीं मानेंगे तो फिर तो तभी कि जब कोरोना की तरह लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप इसमें लगाएंगे कि आप मेडिकल इमरजेंसी लगाइए। आपकी छोटी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, बिल्कुल, इसमें अब सरकार को ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है, उसको सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि इन हालातों से हम बाहर आ पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब चाइना में कुछ समय पहले तक बीजिंग और कई उसके प्रमुख शहरों में समस्या थी, जब और दुनिया के कई देश इसे दूर कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? लेकिन हमें इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है तत्काल रूप से। चीन इसका बड़ा उदाहरण है। सौरभ जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन जब चीन अपने आप को सुधार सकता है, अपना सारे व्यवस्थाओं को ठीक करके वो इससे लड़ सकता है, प्रदूषण को कम खराब के लेवल पर ला सकता है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राठी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारी ऑफिशियल पॉलिसीज होने के बावजूद सरकार और जो इंजीनियरिंग का जो तंत्र है वो उसके उल्टी दिशा में जा रहा है। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कुछ कह रही है, हमारे प्रोजेक्ट्स कुछ और बता रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और मंशा रखना चाह रहे हैं। तो देखिए, इन सब प्रोजेक्ट्स को एक एनवायरमेंटल और सोशल जस्टिस ऑडिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक वो नहीं होंगे तो ये इंजीनियर्स
हमें इसी तरह इस तरह का परिवेश देते रहें। बिल्कुल कह सकते हैं कि कम से कम आदमी मिशन बना ले पेड़ लगाने का कॉलोनियों में, शहरों में, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ शहर सुंदर दिख सकते हैं, जंगलों को बचाने की ज़रूरत है। और सड़क बनाते हैं तो पहाड़ों को काटने के बजाय कोई ऐसी तकनीक ईजाद करने की ज़रूरत है कि सड़कें गिट्टी के बगैर प्लास्टिक से या किसी और चीज़ से बन सके और वो लंबा चले। ऐसा नहीं कि सड़क 1 साल बनी और 3 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद खराब हो गई। तो क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं नवाचार के जरिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। सर्वाधिक पेड़ कटते हैं सड़कों को बनाने में, सर्वाधिक पहाड़ कटते हैं सड़कों के लिए गिट्टियाँ जुटाने में। मुझे लगता है कि इसकी भी थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है और ये थोड़ी सी चिंता को सरकार बड़ा माने, चिट्ठी को तार समझे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी आपका बहुत साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।